हम लोग स्टार्ट करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन ऐसा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको 2 साल की बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2013 एंड बैलेंस शीट ऑफ 31 दिसंबर 2014। 2 साल की बैलेंस शीट है, 2013 एंड 2014 की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में देखो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। तो बैलेंस शीट में है क्रेडिटर्स, फर्स्ट क्रेडिटर्स है, देन इंटरेस्ट पेबल, टैक्स पेबल, लॉन्ग टर्म डेट्स, उसके बाद रिजर्व्स है, और ऑन द असेट साइड देयर इज कैश एंड बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, इन्वेंट्री, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्स असेट्स माइनस डिप्रीशिएशन। फिर आपको पीएनएल की इन्फॉर्मेशन भी दी है, बैलेंस शीट के साथ साथ पीएनएल भी दिया है। तो पीएनएल में फर्स्ट है सेल्स, सेल्स में से सीओजीएस माइनस किया है, तो आंसर आया जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से डिप्रीशिएशन माइनस किया, और इसके सिवाय बाकी सारे एक्सपेंस में एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, फॉरेन एक्सचेंज लॉस, डिविडेंड इनकम, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी है क्वेश्चन में, इंश्योरेंस प्रोसीड रिसीव ड्यू टू अर्थक्वेक, एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स गिवन, इनकम टैक्स प्रोविजन गिवन, और नेट प्रॉफिट फाइनली आफ्टर टैक्स प्रोविजन नेट प्रॉफिट इज गिवन। एडिशनल एडजस्टमेंट्स आर गिवन, एडजस्टमेंट्स काफ़ी है, ABCD, EF, GH सारे एडजस्टमेंट्स दिए बराबर। बैलेंस शीट और पीएनएल आपको दिया, एडजस्टमेंट्स दिए। पहला काम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है, आप पहले वीडियो पॉज करके पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा, तो हमारा सब क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट से, बट वो कहाँ से लेना है, एज पर दी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप देखो तो लायबिलिटी साइड में पीएनएल का बैलेंस तो कहीं है ही नहीं। पीएनएल का बैलेंस देने की जगह क्वेश्चन में आपको रिजर्व्स डायरेक्टली दे दिया है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पीएनएल का जो बैलेंस है वो इसी रिजर्व्स में इंक्लूड होगा। आपको अलग से पीएनएल नाम नहीं लिखा है, तो आपको समझने का कि रिजर्व ही पीएनएल है, और या तो रिजर्व के अंदर ही पीएनएल इंक्लूड है। तो रिजर्व का ओपनिंग और क्लोजिंग पहले देखो, बैलेंस शीट में 2013 प्रीवियस ईयर है, 2014 करंट ईयर है। सो पहले करंट ईयर है, फिर नेक्स्ट ईयर है। ओके, रिजर्व का प्रीवियस ईयर का बैलेंस है 1380 और करंट ईयर का बैलेंस है 3410। तो प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का डिफरेंस आप करो तो आपको करंट ईयर का टोटल प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज 3410 माइनस 1380 कम्स टू 2030। तो करंट ईयर का फाइनली प्रॉफिट कितना हुआ, 2030। तो सबसे पहले अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्टिंग पॉइंट, नेट प्रॉफिट एज फॉर पीएनएल अकाउंट, दैट इज 2030। ये अपना पीएनएल का प्रॉफिट, वहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होगा। सो क्वेश्चन में पीएनएल बैलेंस शीट के अंदर पीएनएल अलग से नहीं दिया है, बट रिजर्व का बैलेंस आपको दिया है। तो आपको समझने का कि रिजर्व के अंदर ही पीएनएल इंक्लूड है, और वो रिजर्व का जो डिफरेंस है वहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली हम एडजस्टमेंट्स पे जंप करेंगे। एडजस्टमेंट के अंदर पहला एडजस्टमेंट आपको बोला है, एन अमाउंट ऑफ ₹250, एन अमाउंट ऑफ ₹250 रेज फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। हमने शेयर कैपिटल इश्यू करके 250 रेज किया, और अनदर फर्दर 250 वाज रेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यानी टोटल हमने 500 बोरिंग्स किया है। टोटल 500 हमने फाइनेंशियल एक्टिविटी में से बोरिंग्स किया है, एक 250 हमने शेयर कैपिटल थ्रू बोरिंग्स किया है, और 250 जो है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में से लॉन्ग टर्म लोन लेके बोरिंग्स किया है। तो इसके अंदर 2 पॉइंट्स है, एक इक्विटी शेयर इशू किए हैं 250 के, और दूसरा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स किया 250 का। ये 2 पॉइंट्स है, एक एक करके देखते हैं दोनों को। तो इक्विटी शेयर आप देखो बैलेंस शीट के अंदर, तो बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर का जो बैलेंस है ना, वो यहाँ पे आपको दिया है 1250 प्रीवियस ईयर का और 1500 करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर का बैलेंस है 1250 और करंट ईयर का बैलेंस है शेयर कैपिटल का 1500। दोनों का डिफरेंस करो तो 250 आता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इक्विटी शेयर 250 के इशू किए हैं, और एडजस्टमेंट भी आपको ये बोला कि 250 की इक्विटी शेयर इशू किए है। तो इक्विटी शेयर का ओपनिंग, क्लोजिंग और एडजस्टमेंट की जो अमाउंट है ये दोनों मैच कर रहा है, एंड अगर ये दोनों मैच कर रहा है तो आपको इक्विटी शेयर का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बराबर। तो इसको सीधा हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसकी एंट्री क्या होगी, तो जब हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो इक्विटी शेयर इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इक्विटी शेयर इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के पार्ट में इसकी एंट्री हम पास करेंगे बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और एंट्री में कैश बैंक आता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी इफेक्ट दिखानी पड़ेगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको कहाँ दिखाएंगे, इक्विटी शेयर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के हेड में इसको शो करेंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज 250। तो यहाँ पे इसको शो करना पड़ेगा 250 इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो एक एंट्री इसकी ये हुई। इसके बाद उसी पॉइंट के अंदर इसकी और कोई एंट्री नहीं आएगी। एंट्री वॉज बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि
ओपनिंग क्लोजिंग का जो डिफरेंस था, ओपनिंग क्लोजिंग का जो डिफरेंस था वो ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस और इक्विटी शेयर का जो डिफरेंस है, इक्विटी शेयर इश्यू की जो अमाउंट है वो दोनों सेम मैच कर रहा है, तो फिर इक्विटी शेयर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आगे आपको बोला है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 250 किया था। बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड देखो, लॉन्ग टर्म डेट्स ओपनिंग है 1040 और क्लोजिंग है 1110। 1040 एंड 1110 डिफरेंस करो तो 70 का डिफरेंस आता है। और एडजस्टमेंट आपको ये बोला है कि 250 का लॉन्ग टर्म डेट्स रेज किया था, तो यहाँ पे डिफरेंस है 670 का, और एडजस्टमेंट आपको बोला है 250 का रेज किया था। तो इसका मीनिंग ये मैच नहीं हो रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग और अमाउंट एडजस्टमेंट की मैच नहीं हो रही है। तो क्या करेंगे, तो इसका अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एडिशनली इसका अकाउंट हम बना देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक अकाउंट बना देते हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट्स अकाउंट। अकाउंट ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट्स अकाउंट। लॉन्ग टर्म डेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग चेक कर ले क्या था वापस एक बार। तो ओपनिंग था इसका 1040 और क्लोजिंग था 1110। 1040 एंड 1110। तो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग शो कर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1040, ओपनिंग बैलेंस 1040 और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 2 बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज 1110। ओपनिंग बैलेंस है 1040 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1110। अब आपको एडजस्टमेंट में क्या बोला था, तो एडजस्टमेंट में आपको ये बोला कि 250 के लॉन्ग टर्म डेट्स हमने रेज किया था। तो लॉन्ग टर्म डेट्स रेज करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट टू लॉन्ग टर्म डेट्स अकाउंट। एंट्री का पोस्टिंग अकाउंट में अगर आप करो तो एंट्री का पोस्टिंग यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट टू लॉन्ग टर्म डेट्स अकाउंट। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट्स अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ पे शो करेंगे बाय बैंक अकाउंट 250 के लॉन्ग टर्म डेट्स हमने रेज किए थे। सो एंट्रीज बैंक अकाउंट टू लॉन्ग टर्म डेट्स अकाउंट। अब ये जो एंट्री हमने पास की थी तो उसकी दूसरी इफेक्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आएगी। डेट्स रेज करना ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। एंट्री हमने बोली बैंक अकाउंट टू लॉन्ग टर्म डेट्स अकाउंट, एंट्री में कैश बैंक आ रहा है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी इफेक्ट दिखानी पड़ेगी। तो एंट्री कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 करके लॉन्ग टर्म डेट्स रेज, $250 का लॉन्ग टर्म डेट्स हमने रेज किया था। सो उसकी एंट्री फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो शो कर देंगे, लॉन्ग टर्म डेट्स 250। ओके, ये एक सेकंड पॉइंट हमने एंट्री पास कर दी। इसके बाद आगे एडजस्टमेंट में देखते हैं। तो एडजस्टमेंट में फर्स्ट नंबर का जो एडजस्टमेंट है ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट एडजस्टमेंट इज डन। सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट आपको बोला है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस वाज 400 आउट ऑफ विच 170 वाज पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। इंटरेस्ट एक्सपेंस करंट ईयर का कितना था, एक्सपेंस ऑफ 400। इसका मीनिंग ये नहीं होता कि ये पे किया था, 400 करंट ईयर में ड्यू हुआ था। इसमें से आपको क्या बोला है कि पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 170, और आगे बोला है कि 100 रिलेटिंग टू इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ द प्रायर पीरियड वाज आल्सो पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। मीनिंग क्या कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस 100 वो करंट ईयर में पे किया था। यहाँ पे 2 पॉइंट हमने 2 टाइप के इंटरेस्ट पे किए। यहाँ पे हमने क्या किया, करंट ईयर का इंटरेस्ट था 400, ये 400 में से कितना पे किया 170, और ये जो 100 है ये 100 इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर का जो हमने करंट ईयर में पे किया। अभी जब हमने बैलेंस शीट रीड की थी तो आपको याद हो तो यहाँ पे एक नया पॉइंट आया था इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, एक नया पॉइंट था इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। इंटरेस्ट पेबल में देखो ओपनिंग है 100 और क्लोजिंग है 230। ये ओपनिंग जो 100 है उसके लिए आपको ये बोले कि 100 जो प्रीवियस ईयर का है ये करंट ईयर में पे हुआ है, और करंट ईयर का एक्सपेंस 400 था। आप बैलेंस शीट के साथ साथ पीएनएल भी देखो तो पीएनएल के अंदर यहाँ पे एक एक्सपेंस का नाम है इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट और उसकी अमाउंट है 400। तो करंट ईयर का एक्सपेंस 400 है, उसमें से आपको ये बोला है कि 170 पे किया था। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बाकी का 230 अभी भी पे करना बाकी है। मीनिंग क्या हुआ, वापस एक बार रिपीट करता हूँ। प्रीवियस ईयर का जो 100 इंटरेस्ट था ये पे हो गया, करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का पे हो गया। अब करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 400, ये 400 में से आपको क्या बोला है कितना पे किया था, तो एडजस्टमेंट आपको ये बोला है कि 400 में से कितना पे किया था 170। तो आप 400 में से 170 माइनस करो तो 230 बैलेंस है, 230 बैलेंस आएगा।
ये 230 जो बैलेंस आएगा, अब बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटी साइड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेबल आपको शो करे 230। समझ आया आपको ये 230 कैसे आया? अनदर वे, वापस एक बार यहाँ पे मैं कैलकुलेशन दिखाऊँ आपको। तो ऐसा हो रहा है कि प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट था ना, ये ओपनिंग 100 है, प्रीवियस ईयर का 100 पे करना बाकी है, प्लस करंट ईयर का एक्सपेंस कितना 400, टोटल कितना हुआ 500। प्रीवियस ईयर का कितना 100, करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना 400, टोटल कितना 500। 500 में से पे कितना हुआ? तो प्रीवियस ईयर का 100 पे हो गया और करंट ईयर का 400 उसमें से कितना पे हुआ 170। सो 100 एंड 170 टोटल कितना पे हुआ 270। तो 500 में से 270 पे हो गया, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा 230। ये 230 जो बैलेंस है इसको हमने क्लोजिंग में बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे दिखाया है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस कैसा है आपको पता चल गया कि क्लोजिंग बैलेंस कैसे मैच हो रहा है। तो क्लोजिंग बैलेंस ये लॉजिक से, ये कैलकुलेशन से मैच हो रहा है, ये जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। तो अगर आपका ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे आ रहा है अगर आपको पता चल गया तो फिर इसका अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली इंटरेस्ट पेबल अकाउंट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रिपेयर करना हो तो कर भी सकते हैं, बट लॉजिकली समझ में आ जाता है तो वहाँ पे अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इंटरेस्ट पेबल अकाउंट नहीं बनाएंगे, बट इसकी इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको देनी पड़ेगी। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट क्या देंगे पहले आप ये सोचो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट पे करना ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। बेसिकली इंटरेस्ट किसके ऊपर पे होता है? लोन के ऊपर पे होता है या लोन्स डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे होता है? तो लोन डिबेंचर ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो उसका इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। तो टोटल इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर का 100 पे हुआ है, करंट ईयर का 170, टोटल इंटरेस्ट कितना पे हुआ 270। तो इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट पेएबल टू कैश और बैंक। एंट्री क्या होगी? पेमेंट की एंट्री। मैं करंट ईयर के एक्सपेंस की एंट्री बाद में समझाता हूँ, पहले टोटल पे हुआ प्रीवियस ईयर का 100, करंट ईयर का 170, टोटल पे कितना हुआ 270। टोटल जो 270 पे हुआ उसकी एंट्री क्या बोली आपने? इंटरेस्ट पेएबल टू कैश और बैंक। तो एंट्री आपने बोली इंटरेस्ट पेएबल टू कैश और बैंक, तो इसकी वजह से आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में एंट्री में कैश बैंक आता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आउटफ्लो शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इसको शो कर देंगे, थर्ड नंबर का पॉइंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यहाँ पे थर्ड नंबर का पॉइंट आएगा, दैट इज इंटरेस्ट पेड। कितना शो करेंगे, अमाउंट कितना शो करेंगे? तो अमाउंट है 270, 100 और 170, टोटल कितना 270 इंटरेस्ट पेड। और साथ साथ जो करंट ईयर का एक्सपेंस है मैंने आपको पीएनएल अकाउंट में भी दिखाया, पीएनएल अकाउंट में टोटल इंटरेस्ट डेबिट कितना हुआ है 400। ठीक है, एक और चीज़, काफ़ी लोगों को ऐसा क्वेश्चन होगा कि प्रीवियस ईयर का 100 पे किया, वो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्यों दिखाया, यहाँ पे 270 क्यों दिखाया, इसमें करंट ईयर का खाली 170 नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हम पीएनएल अकाउंट नहीं बना रहे, हम क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या दिखाता है? कैश की एक्टिविटी, इनफ्लोज एंड आउटफ्लो। अब वो इनफ्लो करंट ईयर का हो कि प्रीवियस ईयर का हो कि 10 साल पहले का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा, मे बी प्रीवियस ईयर का हो कि नेक्स्ट ईयर का हो या करंट ईयर का हो। तो यहाँ पे टोटल प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का टोटल मिला कि 270 पे हुआ है, तो इसको आउटफ्लो में शो करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी 270 आउटफ्लो शो करेंगे। और करंट ईयर का जो पीएनएल था, आप क्वेश्चन के अंदर देखो तो क्वेश्चन में पीएनएल का जो बैलेंस है, पीएनएल अकाउंट जो आपको दिया है उसके अंदर 400 रुपीज़ डेबिट किया है, पीएनएल अकाउंट में 400 को डेबिट किया है। अगर 400 रुपीज़ पीएनएल में डेबिट किया, 400 इंटरेस्ट, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बट हम फाइनेंसिंग में शो कितना करेंगे? जितना पे हुआ। तो फाइनेंसिंग में हमने शो किया 270 जितना पे हुआ। पीएनएल में डेबिट कितना हुआ था 400, तो पीएनएल में डेबिट हुआ 400, वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो पीएनएल में डेबिट नहीं होना चाहिए था। तो पीएनएल में डेबिट हो गया तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? पीएनएल में क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है? प्लस। तो पीएनएल अकाउंट जो आपने बनाया था, यहाँ पे पीएनएल का प्रॉफिट प्लस माइनस जब करते, यहाँ पे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के फॉर्म में फर्स्ट नंबर का पॉइंट आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। यहाँ पे क्या दिखाएंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस। एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट कितनी है? तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट है 400। जो पीएनएल में डेबिट हुआ था उसको ऐड बैक करेंगे, पीएनएल में डेबिट हुआ था उतना ही ऐड बैक करेंगे, और जितना पे हुआ था वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो शो करेंगे। सो पीएनएल में ऐड होगा 400, बट फाइनेंसिंग में आउटफ्लो कितना शो करेंगे? 270, मे बी प्रीवियस ईयर का हो या करंट ईयर का हो। ठीक है, यहाँ पे ये सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट, दैट इज डिविडेंड पेड 1200। डिविडेंड कितना पे हुआ है? तो डिविडेंड आपको बोला है कि 1200 का डिविडेंड पे किया था। तो डिविडेंड के लिए अब होगा क्या समझना, डिविडेंड के लिए होगा क्या अब ये समझना। तो डिविडेंड 1200 करंट ईयर में पे किया है। मैंने आपको आगे 2-3 क्वेश्चन में आपको दिखाया था कि बैलेंस शीट के अंदर डिविडेंड पेएबल जो होता है वो बाद में पे होता है। नॉर्मली करंट ईयर का डिविडेंड जो होता है वो करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में प्रपोज होता है, फिर नेक्स्ट ईयर पे होता है। नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में प्रपोज होगा, उसके अगले साल नेक्स्ट ईयर पे होगा। तो करंट ईयर में नॉर्मली डिविडेंड पेमेंट कौन सा होता है? जो प्रीवियस ईयर का ड्यू होता है या प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज होता है वो करंट ईयर में पे होता है।
करंट ईयर में डिविडेंड कौन सा पे होता है, जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वो करंट ईयर में पे होता है और करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि डिविडेंड पेड 1200, तो ये डिविडेंड में भी हो सकता है कि ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हो या प्रीवियस ईयर का प्रपोज हो। अगर ये प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के अंदर ये 1200 कहीं पे होना चाहिए था। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आप देखो तो बैलेंस शीट में कहीं पे भी लायबिलिटी साइड डिविडेंड पेबल अकाउंट नहीं है। आप देख लो, डिविडेंड पेबल अकाउंट लायबिलिटी साइड कहीं पे भी नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये करंट ईयर का इंटरिम होगा, तो फिर ये लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट में कहीं पे डिविडेंड पेबल दिख नहीं रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इंटरिम डिविडेंड हुआ 1200। एंड अगर ये इंटरिम डिविडेंड है तो इसकी एंट्री क्या पास की होगी, तो इंटरिम डिविडेंड की एंट्री क्या होगी, तो इंटरिम डिविडेंड पीएनएल में डेबिट होगा और कैश एंड बैंक अकाउंट से वो पे होगा। एंट्री होगी पीएनएल टू कैश और बैंक। डिविडेंड पीएनएल में डेबिट होगा और पेमेंट जब करेंगे तो कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। एंट्री क्या होगी, पीएनएल टू कैश और बैंक। तो पीएनएल टू कैश और बैंक एंट्री में पीएनएल भी आया, कैश बैंक भी आया। तो बोलो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी इफेक्ट दिखानी पड़ेगी, एक की दो, तो दो इफेक्ट दिखानी पड़ेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो एक पीएनएल में डेबिट किया था तो पहले उसको क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट मीनिंग क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे प्लस शो करेंगे, दैट इज डिविडेंड पेड फॉर करंट ईयर, दैट इज 1200। इसके बाद डिविडेंड पेड यहाँ पे ऐड क्यों किया, क्योंकि डिविडेंड तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। डिविडेंड किसके ऊपर पे होता है, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, तो उसका डिविडेंड भी क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो डिविडेंड पेड एक तो पीएनएल में ऐड कर दिया और दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, तो दूसरी इफेक्ट इसको दिखाना पड़ेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो के फॉर्म में। तो यहाँ पे 4th नंबर का पॉइंट आएगा डिविडेंड पेड, इसको आउटफ्लो शो करेंगे 1200। ओके, ये एक इफेक्ट डिविडेंड की होगी, बराबर। आपको नोट डाउन करके रखना हो तो कि ये डिविडेंड कौन सा डिविडेंड था, इंटरिम की फाइनल, तो इंटरिम डिविडेंड था। कैसे पता चला, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कोई डिविडेंड पेएबल दिख रहा नहीं है, मीनिंग ये फाइनल डिविडेंड नहीं है। ओके, इसके बाद टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये एक नया पॉइंट है, एडजस्टमेंट नंबर डी, ये एक नया पॉइंट है, समझने ऐसा बोला है टीडीएस ऑन डिविडेंड, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मीनिंग टीडीएस ऑन डिविडेंड रिसीव, कौन सा डिविडेंड, डिविडेंड पेड नहीं, डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड रिसीव के ऊपर टीडीएस इंक्लूडेड इन द टैक्स एक्सपेंस ऑफ 300 फॉर द करंट ईयर अमाउंटेड टू 40। समझना, आपको क्या बोले कि डिविडेंड जो हमें मिला, डिविडेंड जो पे किया उसकी बात नहीं करें, जो डिविडेंड हमें मिला वो डिविडेंड में 40 रुपीज़ का टीडीएस था, डिविडेंड में 40 रुपीज़ का टीडीएस था। ये टीडीएस की अमाउंट को इन लोगों ने टैक्स एक्सपेंस के अंदर 300 का टैक्स एक्सपेंस है, उसके अंदर 40 का टीडीएस इंक्लूड कर दिया। इसको मैं आपको समझाऊँ क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखो पीएनएल अकाउंट है आपका, ये पीएनएल अकाउंट में यहाँ पे आपको डिविडेंड इनकम दी है 200 की। पीएनएल अकाउंट में डिविडेंड इनकम कितनी है, 200। आपको ये बोले कि डिविडेंड जो मिला, रिसीव डिविडेंड, पेड डिविडेंड नहीं, रिसीव डिविडेंड। तो रिसीव डिविडेंड जो 200 है, इसमें आपको ये बोले कि इसमें 40 रुपीज़ का टीडीएस था। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 200 में से 40 अगर टीडीएस था तो 160 रिसीव हुआ होगा। टीडीएस होता क्या है कि जो आपको इनकम होती है उसमें से कुछ सर्टेन अमाउंट वो सामने वाला जो पेयर होता है वो काट के आपके नाम से गवर्नमेंट में डिपॉजिट करवाता है, दैट इज कॉल्ड टीडीएस। उतने पैसे आपको कम मिलते हैं, ठीक है। वो आपका टैक्स है जो सामने वाला पेयर होता है वो ऑलरेडी आपके बिहाफ में पे कर देता है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे 200 रुपीज़ आपको डिविडेंड इनकम हुई थी, डिविडेंड मिला नहीं था, इनकम हुई थी। इनकम कितनी हुई थी, 200। उसमें से टीडीएस का पोर्शन कितना था, तो टीडीएस का पोर्शन था 40, ये आपको नहीं मिलेगा। तो आपको फाइनली मिलेगा कितना, तो आपको मिलेगा 160 रुपीज़, ये आपको कैश या बैंक के फॉर्म में मिलेगा 160, ठीक है, समझ आया। तो इसकी अगर मैं जर्नल एंट्री पास करूँ ना, तो इसकी एंट्री अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसकी एंट्री ऐसी पास होगी कि कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री इसकी ऐसी होगी, कैश अकाउंट डेबिट कितना 160, बराबर। फिर टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा, टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा 40 रुपीज़ एंड 2 डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट होगा, डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट होगा कितना 200। इसकी जर्नल एंट्री पास करो तो ऐसी होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट, और डिविडेंड अकाउंट जो क्रेडिट किया उसकी दूसरी एंट्री पास होगी डिविडेंड टू पीएनएल 200। तो अब पीएनएल अकाउंट में जो डिविडेंड की अमाउंट आप यहाँ पे देख रहे हो, डिविडेंड अकाउंट के अंदर यहाँ पे आप 200 की एंट्री देख रहे हो। ये 200 की एंट्री कैसे ही समझ आपको, ये 200 रुपीज़ ये एंट्री की वजह से ये पीएनएल में गया, डिविडेंड टू पीएनएल। अब प्रॉब्लम ये है कि डिविडेंड 200 इनकम हुई थी, बट इसमें रिसीव कितना हुआ था, ओनली 160, और बाकी का 40 क्या था, टीडीएस का पोर्शन था। तो 160 का डिविडेंड मिला, इतना समझ आया आपको। ये एंट्री के अंदर कहीं पे भी क्या कैश बैंक आता है क्या, तो यस आ रहा है। तो एंट्री में कैश बैंक आ रहा है, कितना आ रहा है, कैश 160 आ रहा है।
ओके, डिविडेंड मिलना ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। डिविडेंड कहाँ से मिलता है? इन्वेस्टमेंट करो तो डिविडेंड मिलता है ना। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हुआ। तो इसकी एक इफेक्ट सबसे पहले मैं शो करूँ, और भी इफेक्ट है, बट पहली इफेक्ट आपको ये दिखाऊं कि डिविडेंड मिला तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पे करो तो डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बट डिविडेंड रिसीव करना वो क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिमिलरली इंटरेस्ट पे करो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट इंटरेस्ट रिसीव करो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे डिविडेंड मिला है तो दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पार्ट। यहाँ पे इसको शो करेंगे डिविडेंड रिसीव। बट मुझे ये बताओ कि डिविडेंड रिसीव कितना शो करूँ? तो एक्चुअली 200 था, बट इसमें से 40 रुपीज़ का तो TDS कट गया, तो फाइनली अपने को डिविडेंड कितना मिला होगा, रिसीव कितना हुआ होगा? ओनली 160। तो डिविडेंड मिला, ये कैश इनफ्लो हुआ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट था, तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 160 शो कर दिया। क्लियर है इतना? इसके बाद एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट ये नहीं था, इंपॉर्टेंट अब एडजस्टमेंट उसी में एक पॉइंट ये है कि 40 रुपीज़ का जो TDS का पोर्शन था, तो ये TDS को TDS रिसीवेबल अकाउंट में डेबिट करना था। फिर से एक बार, ये TDS 40 रुपीज़ को कहाँ पे डेबिट करना था? तो इसको डेबिट करना था TDS रिसीवेबल अकाउंट में, बट इन लोगों ने गलती से क्या किया? तो इसको गलती से टैक्स एक्सपेंस अकाउंट में 300 रुपीज़ टैक्स एक्सपेंस की अमाउंट है उसके अंदर इंक्लूड कर दिया। अब ये टैक्स एक्सपेंस की अमाउंट अगर आप PNL में दिखाना चाहो तो यहाँ पे है ये टैक्स एक्सपेंस का प्रोविजन। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको PNL अकाउंट में इनकम टैक्स अगर लिखा हो, PNL अकाउंट में अगर इनकम टैक्स वर्ड लिखा हो तो इसको इनकम टैक्स पेड नहीं समझेंगे, इसको इनकम टैक्स प्रोविजन समझेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स पहले प्रोविजन होता है फिर पे होता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स PNL में आपको कितना दिख रहा है? 300। ये इनकम टैक्स एक्सपेंस है या इनकम टैक्स प्रोविजन है। ये 300 में आपको ऐसा बोल रहे हैं कि 300 में वो जो डिविडेंड का TDS था ना, ये इसमें इंक्लूड कर दिया है। समझे? तो एक्चुअली ये हुआ कि डिविडेंड जो टैक्स प्रोविजन की अमाउंट है ये 260 है। टैक्स प्रोविजन की अमाउंट कितनी है? एक्चुअली 260 है। तो टैक्स प्रोविजन की अमाउंट है 260 और इसमें ये 40 रुपीज़ का इंक्लूड है इनकम टैक्स की अमाउंट, जो TDS की अमाउंट जो डिविडेंड की है ये इसमें इंक्लूड कर दी है। यानी एक्चुअली देखने जाए तो टैक्स प्रोविजन कितना है? ओनली 260। ठीक है, जो इसमें गलती से इंक्लूड कर दिया है। ओके, क्या हम इसको रेक्टिफाई करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे रेक्टिफाई करने के लिए नहीं बैठे हैं। आपको खाली ये समझना है कि 300 नहीं है, 260 है। ठीक है, अब इसका अगर मेरे को अकाउंट बना के अगर रिकॉर्ड करना हो, ये जो 40 एंड 260 वाली इफेक्ट मैंने आपको समझाई, तो मैं टैक्स प्रोविजन अकाउंट बना दूंगा। ये जो इनकम टैक्स है बेसिकली टैक्स प्रोविजन है, तो बैलेंस शीट में टैक्स प्रोविजन तो होगा ही। नॉर्मली बैलेंस शीट के अंदर टैक्स प्रोविजन का पेएबल अमाउंट यहाँ पे दिया होता है। ये इनकम टैक्स पेएबल है, ये इनकम टैक्स पेएबल मीनिंग टैक्स प्रोविजन। प्रीवियस ईयर का 1000, करंट ईयर का 400, 1400। तो एक काम ये करते कि टैक्स प्रोविजन अकाउंट बना देते सो दैट आपको समझ में आए कि उसके हुआ क्या है। तो यहाँ पे मैं एक और अकाउंट ड्रॉ कर लेता हूँ, दैट इज टैक्स प्रोविजन अकाउंट। ठीक है, सेकेंड अकाउंट ड्रॉ यहाँ पे कर लेते हैं, दैट इज टैक्स प्रोविजन अकाउंट। टैक्स प्रोविजन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में आपको बोला है और क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दे दिया है। दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग सबसे पहला काम ये करेंगे कि दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन, दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेते हैं। देख लो वापस एक बार ओपनिंग क्लोजिंग कितना था, तो टैक्स पेबल का ओपनिंग था 1000 एंड क्लोजिंग था 400, 1000 एंड 400। तो इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले ओपनिंग यहाँ पे टैक्स प्रोविजन के अमाउंट, यहाँ पे ओपनिंग कितना 1000 और क्लोजिंग कितना 400, ये शो कर दिया। ओके, इसके बाद आपको बोला था क्वेश्चन में कि टैक्स प्रोविजन कितना था, तो PNL में डेबिट हुआ था 300, एक्चुअली वो 260 था, बट PNL में डेबिट 300 हुआ था। तो हम यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करने के लिए नहीं बैठे, हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो 300 का टैक्स प्रोविजन PNL में डेबिट किया है, तो उसकी एंट्री क्या की होगी? PNL टू टैक्स प्रोविजन। एंट्री क्या की होगी? PNL टू टैक्स प्रोविजन। तो टैक्स प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ पे इन लोगों ने ये लिखा होगा बाय PNL अकाउंट। बाय PNL अकाउंट कितना था? तो 300 रुपये टैक्स प्रोविजन किया था, तो 300 रुपये PNL टू टैक्स प्रोविजन ये किया होगा। और PNL अकाउंट में हम एक्चुअली कर रहे थे डिविडेंड का पॉइंट। अब डिविडेंड का पॉइंट करते करते हम कहाँ पहुँच गए? टैक्स प्रोविजन में पहुँच गए। बट इससे कनेक्टेड पॉइंट था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, जो भी आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, बट उससे कनेक्टेड अगर कोई दूसरा पॉइंट कवर होता है, आगे क्वेश्चंस में भी मैंने आपको ये दिखाया था कि अगर आप पॉइंट कर रहे हो कुछ डिविडेंड का और उससे कनेक्टेड अगर टैक्स का पॉइंट निकलता है तो वो अकाउंट भी साथ साथ बना लेगा। जैसे आप समझो कि असेट अकाउंट बना रहे हो, बट असेट अकाउंट के साथ साथ कोई जनरल रिजर्व का या कैपिटल रिजर्व का अकाउंट साथ साथ इफेक्ट हो रहा है, तो वो अकाउंट भी हम क्या करेंगे? साथ में बना लेते हैं, सो दैट वो आप पॉइंट भूल ना जाए। तो हम कर रहे थे डिविडेंड का पॉइंट, बट पहुंच गए टैक्स प्रोविजन में।
तो टैक्स प्रोविजन पहले ओपनिंग लिख दिया, क्लोजिंग लिख दिया, उसके बाद टैक्स प्रोविजन करंट ईयर का कितना था 300 पीएनएल में मैंने आपको दिखाया, उसकी एंट्री क्या होगी पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन 300, तो एंट्री थी पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन 300। अगर ये एंट्री जो आपने बोली, ये एंट्री में अगर पीएनएल अकाउंट डेबिट होता है, ये एंट्री जो हमने बोली, ये एंट्री में अगर पीएनएल अकाउंट डेबिट होता है तो पीएनएल डेबिट हुआ तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स प्रोविजन तो नॉन कैश एक्टिविटी होता है। तो पीएनएल में डेबिट हुआ था 300, भले है 260, एक्चुअल अमाउंट है 260, बट पीएनएल में डेबिट कितना हुआ 300, गलती से तो गलती से, बट 300 हुआ पीएनएल में, तो उसको वापस रिवर्स करने के लिए 300 डेबिट हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा क्रेडिट। क्रेडिट मीनिंग क्या होगा प्लस। तो यहाँ पे नॉन कैश नॉन एक्टिविटी में यहाँ पे टैक्स प्रोविजन की फिगर यहाँ पे इसको शो कर देंगे, टैक्स प्रोविजन की फिगर यहाँ पे शो कर देंगे कितना 300, बराबर। भले ये एक्चुअली 260 था बट यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा 300, क्योंकि पीएनएल में डेबिट हुआ था 300। बट अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने टैक्स प्रोविजन अकाउंट बनाया, ये 300 भले यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, बट ये 300 को मुझे 260 समझना है। अब मैंने जो एंट्री लिखी थी वो आपको, वो डिविडेंड वाली एंट्री, वापस मैं एंट्री याद करूँ तो एंट्री होनी क्या चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी कैश बैंक डेबिट 160, टीडीएस डेबिट 40 टू डिविडेंड अकाउंट 200। एंट्री क्या होनी चाहिए थी कैश बैंक डेबिट, टीडीएस डेबिट टू डिविडेंड पेबल। तो कैश बैंक डेबिट हो गया 160, वो बराबर है, बट टीडीएस डेबिट करने की जगह इन लोगों ने डेबिट किसको कर दिया, तो इन लोगों ने डेबिट कर दिया है ये टैक्स प्रोविजन की जो अमाउंट है, ये टैक्स प्रोविजन की जो अमाउंट है 300, बराबर। ये 300 की अमाउंट को आप जब उसको एंट्री को क्लोज करना स्टार्ट करोगे तो इसकी एंट्री आपको ऐसी करनी पड़ेगी। पहली एंट्री जो मैंने आपको बताई, एंट्री क्या हुई थी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 160, टीडीएस डेबिट 40 टू डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट 200। डिविडेंड पीएनएल में गया 200, कैश बैंक डेबिट हो गया 160 और 40 रुपीज टीडीएस अकाउंट में डेबिट होना है, वो तो टीडीएस अकाउंट में डेबिट नहीं किया और गलती से इन लोगों ने टैक्स प्रोविजन में डाल दिया है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो ये 300 जो है इसको मेरे को 40 रुपीज कम करना पड़ेगा, तभी मुझे एक्चुअल टैक्स प्रोविजन की अमाउंट मिलेगी। तो ये 40 रुपीज इसको कम करने के लिए मुझे 300 का 40 रुपीज कम करना हो तो डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डेबिट साइड इसको शो कर दूंगा टू टीडीएस अकाउंट, यानी जो टीडीएस अकाउंट डेबिट हुआ था, ये टीडीएस की अमाउंट, टीडीएस किसके ऊपर था, तो ये टीडीएस था डिविडेंड के ऊपर। तो डिविडेंड का जो टीडीएस पोर्शन था 40 रुपीज, इसको मैं टैक्स प्रोविजन अकाउंट में डेबिट कर देता हूँ, और ये 40 रुपीज अगर मैंने टैक्स प्रोविजन अकाउंट में डेबिट कर दिया तो ये 300 में से 40 डेबिट हो गया, मीनिंग टैक्स प्रोविजन करंट ईयर का नेट कितना हो गया 260, और ये 40 रुपीज टीडीएस रिसीवेबल अब बैलेंस शीट में नहीं आएगा। टीडीएस रिसीवेबल ये 40 रुपीज अब ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। इसने क्या किया, 40 रुपीज को टैक्स प्रोविजन के अमाउंट को कम कर दिया, क्योंकि गलती से इसमें इंक्लूड कर दिया था तो इसको रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। तो इसकी एंट्री हमने टैक्स प्रोविजन को क्लोज रिवर्स कर दिया 40 रुपीज पे, एंट्री टैक्स प्रोविजन टू टीडीएस 40, ठीक है। अब फाइनली ये टैक्स प्रोविजन अकाउंट अपना क्लियर हो गया। अब फाइनली ये एडजस्टमेंट हम देख ले, वापस एक रिपीट कर लेता हूँ इसमें क्या हुआ था। तो डी नंबर का पॉइंट, डी नंबर के पॉइंट में आपको ये बोला था कि 300 रुपये का टैक्स एक्सपेंस था और उसमें डिविडेंड पेएबल का टीडीएस 40 रुपीज इंक्लूड हो गया। एक्चुअली पॉइंट था डिविडेंड का और उसका कनेक्शन था टैक्स प्रोविजन के साथ साथ। वापस एक बार, डिविडेंड कितना मिला था, तो डिविडेंड आपको बोला था 200 रुपये मिला था, वो 200 मिला, वो कहाँ मिला था, तो डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड इनकम यहाँ पे 200 रुपीज़ लिखा है पीएनएल के अंदर। तो ये 200 रुपीज़ का डिविडेंड जो था उसमें आपको ये बोले कि 40 रुपीज़ का टीडीएस है, तो डिविडेंड 200 रुपये, उसमें 40 रुपीज़ का टीडीएस है, तो एक्चुअली डिविडेंड कितना मिला 160, इनकम 200 बट मिला कितना 160, और 40 रुपीज़ क्या है, तो 40 रुपीज़ का टीडीएस है, बराबर। तो इसकी एंट्री मैंने यहाँ पे लिखी, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट 40 टू डिविडेंड अकाउंट कितना क्रेडिट 200, और डिविडेंड अकाउंट कहाँ जाएगा पीएनएल में, कैश बैंक डेबिट होगा कितना 160, डिविडेंड इनकम 200 है बट मिलेगा कितना 160, तो मिलेगा 160। तो एक इफेक्ट हमने क्या किया, तो यहाँ पे आप देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे आप देखो तो डिविडेंड रिसीव जो, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे देखो डिविडेंड रिसीव 200 माइनस 40, डिविडेंड कितना रिसीव हुआ 160, तो एक इफेक्ट हमने 160 की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो शो कर दिया। दूसरा जो डिविडेंड का टीडीएस था, वो डिविडेंड का टीडीएस गलती से टैक्स प्रोविजन में इंक्लूड कर दिया कि आपको 40 रुपये टैक्स देना है, ऐसा दिखा दिया आपने। एक्चुअली टैक्स की अमाउंट आपकी लायबिलिटी निकल रही होगी मे बी 260, बट आपने दिखा दिया ऐसा कि आपको एडिशनली डिविडेंड का टैक्स भी भरना है।
तो डिविडेंड का टैक्स भी भरना ऐसा दिखा दिया, इसका मीनिंग ये 40 रुपये जो ऑलरेडी आपने टैक्स भर दिया है, आपके भी आप में जो पेयर है उसने ऑलरेडी 40 रुपये का टैक्स भर दिया है, फिर भी आपने ऐसा दिखाया कि आपको और 40 रुपये पे करना है, यानी आपने टैक्स प्रोविजन का जो अमाउंट है वो टैक्स प्रोविजन का अमाउंट करंट ईयर में कितना कर दिया, तो टैक्स प्रोविजन का अमाउंट करंट ईयर में आपने 300 कर दिया, जो मे बी हो सकता है आपका 260 होगा, बट आपने ऐसा दिखाया कि आपको 40 रुपये और पे करना बाकी है, जबकि आपने ऑलरेडी 40 रुपये पे कर दिया है। तो ये 300 का टैक्स प्रोविजन जो आपको दिख रहा है वो 300 आपको देना ही नहीं है, उसमें 40 ऑलरेडी आपने दे दिया है। कैसे दे दिया है, तो आपने ऑलरेडी वो टीडीएस के फॉर्म में दे दिया है। तो नॉर्मली हम टैक्स पेमेंट की एंट्री क्या करते हैं, टैक्स प्रोविजन टू कैश करते हैं ना, तो टैक्स प्रोविजन टू कैश की क्या करेंगे, तो एंट्री हम करेंगे टैक्स प्रोविजन टू टीडीएस अकाउंट। नॉर्मली हम टैक्स पेमेंट की जब एंट्री करते हैं, आगे का क्वेश्चन आप रिफर कर लो, तो एंट्री हम नॉर्मली ये करते हैं टैक्स प्रोविजन टू कैश और बैंक, बट यहाँ पे हम कैश प्रोविजन टैक्स प्रोविजन पेमेंट की एंट्री क्या करेंगे, टैक्स प्रोविजन टू कैश और बैंक तो बाद में आएगा, बट उसमें से 40 ऑलरेडी हमने पे कर दिया है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, टैक्स प्रोविजन टू टीडीएस। टैक्स प्रोविजन टू कैश की क्या होगा, टैक्स प्रोविजन टू टीडीएस। अब ये जो एंट्री हुई टैक्स प्रोविजन टू टीडीएस, इसके अंदर कैश बैंक या पीएनएल कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसकी इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगी। 40 रुपीज़ की इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं नहीं आएगी। इनडायरेक्टली आई थी इफेक्ट, कहाँ पे दिखा दूँ वापस आपको, इनडायरेक्टली इफेक्ट क्या हुई थी, तो इनडायरेक्टली वो 40 की इफेक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डिविडेंड के अमाउंट को कम करके दिखाया था, क्योंकि डिविडेंड हमें एक्चुअली 160 रिसीव हुआ था, ठीक है। तो ये डिविडेंड का पॉइंट था, इसके साथ साथ टीडीएस का पॉइंट था, ठीक है। ये यहाँ पे डी नंबर पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई में बोला है ड्यूरिंग द ईयर एंटरप्राइज अक्वायर्ड फिक्स एसेट ऑफ ₹350 एंड पेमेंट टू बी मेड इन कैश। फिक्स एसेट हमने 350 की और फिक्स एसेट हमने खरीदी और उसका पेमेंट हमने कैश में किया था, तो इसके लिए आपको फिक्स एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो फिक्स एसेट में अब देखो ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ पे आपको फिक्स एसेट में लिखा है फिक्स एसेट एट कॉस्ट माइनस डिप्रीशिएशन। तो पहले हम कम करते हैं कि फिक्स एसेट अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग अमाउंट फाइंड करके उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले काम फिक्स एसेट अकाउंट बना लेते हैं। फिक्स एसेट का ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लेते हैं। तो फिक्स एसेट में बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। अब फिक्स एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग चेक करो। तो फिक्स एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग पहले क्वेश्चन में आपको करंट ईयर की फिगर्स दी है, ये करंट ईयर की फिगर्स है और ये प्रीवियस ईयर की फिगर्स है। तो पहले प्रीवियस ईयर का 1910 माइनस 1060, 1910 माइनस 1060 कम्स टू 850। मैं आपको सीधा बुक वैल्यू पे दिखा रहा हूँ, बराबर। कॉस्ट भी नहीं दिखाना है, डेप्री भी नहीं दिखाना है, सीधा हम इसको बुक वैल्यू पे शो करेंगे 850 बुक वैल्यू ओपनिंग। और क्लोजिंग का चेक करें तो क्लोजिंग में ओपनिंग क्लोजिंग में है 2180 कॉस्ट माइनस 2180 माइनस 1450 कम्स टू 730। इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है 730। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस फिक्स एसेट का यहाँ पे इसको शो करेंगे, इट इज 730 क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दिया। अब एडजस्टमेंट आपको ये बोला था फिक्स एसेट का, सिंपल सा एडजस्टमेंट था कि ड्यूरिंग द ईयर एंटरप्राइज परचेज फिक्स एसेट ऑफ 350 इन कैश। तो 350 की फिक्स एसेट परचेज की, फिक्स एसेट परचेज करने की एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी फिक्स एसेट टू कैश और बैंक। फिक्स एसेट परचेज की एंट्री क्या होगी, फिक्स एसेट टू कैश और बैंक। कितना खरीदा था 350। तो इसकी दूसरी इफेक्ट जाएगी फिक्स एसेट खरीदा। फिक्स एसेट क्या है, कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट परचेज ये आउटफ्लो होता है। तो यहाँ पे परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट 350, इसको आउटफ्लो शो करेंगे, बराबर। सिंपल सी एक्टिविटी एंट्री थी फिक्स एसेट टू कैश और बैंक, और एंट्री में कैश बैंक आता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट आएगी। इसके बाद प्लांट विद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 80 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 60 सोल्ड फॉर ₹20। यानी क्या हुआ, 80 रुपीज़ की कॉस्ट का प्लांट है, इसमें डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड कितना है 60, एक्यूमुलेटेड डेप्री मीनिंग अभी तक का डेप्री 60 है, तो इसकी बुक वैल्यू कितनी हुई 20 की बुक वैल्यू, और उसको बोल रहे कि सेल भी कितने में किया था 20 पे। तो 20 को अगर 20 पे सेल करेंगे तो प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं होगा, बट ये प्लांट सेल किया था तो प्लांट ये फिक्स एसेट का पार्ट होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में प्लांट अकाउंट अलग से नहीं दिया है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द फिक्स एसेट। तो 20 रुपीज़ का प्लांट 20 में बेचा, तो प्लांट सेल करने की एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले प्लांट सेल की एंट्री क्या होगी, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। एंट्री क्या होगी, बैंक टू फिक्स एसेट 20, और इससे प्रॉफिट लॉस हुआ क्या, बिल्कुल नहीं, तो प्रॉफिट लॉस की एंट्री नहीं होगी। बट प्लांट सेल किया तो प्लांट सेल करना ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा।
तो इसको यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको, दैट इज सेल ऑफ प्लांट 20 इनफ्लो, सेल ऑफ प्लांट 20 इनफ्लो। ठीक है, ये प्लांट सेल हो गया, ये पॉइंट नंबर F हो गया। सिंपल थे दोनों पॉइंट। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज लॉस, ये एक नया पॉइंट है समझने जैसा। फॉरेन एक्सचेंज लॉस ऑफ 40 रिप्रेजेंट लॉस इन द वैल्यू ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन एक्सचेंज लॉस ऑफ 40 रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म लॉस ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन में P&L अकाउंट देखो, तो P&L अकाउंट में यहाँ पे ये नंबर का पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज लॉस, दिख रहा है आपको। फॉरेन एक्सचेंज लॉस की जो अमाउंट है वो यहाँ पे है 40 रुपीज़, माइनस साइन से लिखा है, मीनिंग P&L डेबिट किया होगा। तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस यहाँ पे जो 40 रुपीज़ है आपको उसका कनेक्शन दिया है। उसका कनेक्शन ने आपको क्या बोले कि फॉरेन एक्सचेंज लॉस जो 40 है वो किस में हुआ था, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की वजह से हुआ था। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम होने से उसका फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ था। मे बी हमने कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन करेंसी में किया होगा और उसकी वैल्यू में चेंज आने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन करेंसी की वैल्यूज में चेंज आता है, तो उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज लॉस हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में 40 का शो किया है। अब ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आप देखो असेट साइड देयर इज अ बैलेंस ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इसमें ये करंट ईयर की फिगर्स है, ये प्रीवियस ईयर की फिगर्स है। तो इसमें जो एडजस्टमेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट आप समझो करंट ईयर के होते हैं, प्रीवियस ईयर के नहीं। तो एडजस्टमेंट्स होते हैं करंट ईयर के। आपको ये बोला है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है उसमें 40 रुपीज़ का लॉस हुआ था। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो होता है उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं कॉस्ट ऑफ मार्केटेबल व्हिचएवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। तो मुझे ये बताओ कि ये 670 जो बैलेंस आपको दिख रहा है ये कॉस्ट पे है कि मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू 40 कम हो गई, मार्केट वैल्यू 40 कम हो गई, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा होगी 40 रुपये। तो 670 प्लस 40 करो तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 710 रुपये। 710 इसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू कितना है? 670। तो इसको लोअर प्राइस पे दिखाया गया है, बट एक्चुअली इसकी कॉस्ट कितनी हुई होगी? 710 रुपये। तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 710 रुपये, ओरिजिनल कॉस्ट है इसकी 710 रुपये। 40 रुपये कम हुआ, मैं ऐड करके खाली समझने के लिए लिख रहा हूँ। 710 रुपये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। अब मुझे ये बताओ कि इसकी मार्केट वैल्यू भले 670 है, बट आपने इसको खरीदा कितने में होगा? इसकी मार्केट वैल्यू भले 670 है, बट इसको हमने खरीदा कितने में होगा? ऑब्वियसली 710 में खरीदा होगा। हम P&L बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं कि कैश फ्लो बना रहे हैं? ऑब्वियसली कैश फ्लो बना रहे हैं। तो कैश फ्लो में आपको क्या दिखाना पड़ेगा? तो कैश फ्लो में उसको मार्केट वैल्यू पे या कॉस्ट पे दिखाना नहीं है, हमको ये देखना है कि इनफ्लो या आउटफ्लो एक्चुअल कितना हुआ था। मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, कॉस्ट कुछ भी हो, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। हमको ये देखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कि इनफैक्ट एक्चुअल कैश इनफ्लो आउटफ्लो कितना हुआ था। तो मुझे ये बताओ कि ये इन्वेस्टमेंट जो 670 का आपको दिख रहा है, ये खरीदा कितने में होगा? 710 में खरीदा होगा और उसकी मार्केट वैल्यू 40 रुपये कम हो गई, तो बैलेंस शीट में उसको कम करके दिखाया, बट खरीदा कितने में होगा? 710 रुपये। तो इसका पॉइंट ये है कि इसमें आउटफ्लो हुआ था 710 का। तो ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स खरीदने के लिए आउटफ्लो होता है 710, और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं? कैश इक्विवेलेंस। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मीनिंग कैश इक्विवेलेंस। एंड कैश इक्विवेलेंस हम कहाँ पे दिखाते हैं? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में लास्ट पॉइंट आता है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो जब हम क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस दिखाएंगे, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस हम 670 पे नहीं दिखाएंगे, 670 पे नहीं दिखाएंगे, हम कितने पे दिखाएंगे? 710 पे। रीजन समझ आया आपको? क्योंकि कैश इनफैक्ट एक्चुअल आउटफ्लो कितना हुआ था? 710। भले बैलेंस शीट वैल्यू 670 बराबर है, बैलेंस शीट वैल्यू गलत ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बैलेंस शीट वैल्यू बराबर है, बट कैश आउटफ्लो कितना हुआ था? 710। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो 710 उसकी ओरिजिनल अमाउंट पे दिखाना पड़ेगा जितना आउटफ्लो हुआ था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब आप बैलेंस शीट में कैश फ्लो स्टेटमेंट में या तो अभी से आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं कि जब आप क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस शो करोगे तो बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में कैश बैलेंस क्लोजिंग 200 रुपये है, क्लोजिंग कैश कितना है? 200। वापस एक बार, क्लोजिंग कैश कितना है? 200, और क्लोजिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी है? 710। तो 200 प्लस 710 करो तो 910 हुआ। तो यहाँ पे फाइनली जब आप क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस फाइंड करो तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कितना आना चाहिए? तो 910 रुपये, 910 रुपीज़ आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस आना चाहिए। ये आपका
फाइनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंस हुआ 910 रुपये, ठीक है। फाइनली मीनिंग ये अपना आंसर है, 910 रुपीज़ ये अपना आंसर है। सो ये आपको ध्यान रखना है, आपको एडजस्टमेंट के फॉर्म में आपको फिगर चेंज करने के लिए बोला है, तो 670 प्लस 200 नहीं करना है, क्या करना है 710 प्लस 200, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, जब ये लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट फॉरेन एक्सचेंज लॉस, ये फॉरेन एक्सचेंज लॉस की जो फिगर है 40 रुपीज़, ये पीएनएल में डेबिट किया होगा, तो मुझे बताओ क्या ये एक्चुअली 40 रुपये आपके पास से गए हैं क्या? ये क्या 40 रुपये आपके बिजनेस में से क्या एक्चुअल आउटफ्लो हुआ है? ना। क्यों? ये तो खाली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, इसमें आउटफ्लो कहाँ हुआ? इट्स लाइक अ डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन जैसे आउटफ्लो नहीं होता, तो ये भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है उसको खाली कम किया है 40 रुपये पे बैलेंस शीट में दिखाने के लिए। तो 40 रुपये जो पीएनएल में डेबिट हुआ, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं ये नॉन कैश एक्टिविटी का पार्ट है? एंड अगर ये नॉन कैश एक्टिविटी का पार्ट है तो इसको हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में नॉन कैश एक्टिविटी में यहाँ पे एड बैक करना पड़ेगा 4th नंबर का पॉइंट करके। तो यहाँ पे इसको दिखाएंगे, दैट इज व्हाट, फॉरेन एक्सचेंज लॉस, फॉरेन एक्सचेंज लॉस अमाउंट कितना था 40 रुपीज़। तो यहाँ पे इसको एड बैक करना पड़ेगा बिंग नॉन कैश एक्टिविटी 40 रुपीज़, बराबर। तो यहाँ पे इसको एड बैक कर दिया, तो इसकी दो इफेक्ट हुई फॉरेन एक्सचेंज लॉस की। एक इफेक्ट पीएनएल में एड बैक हुआ क्योंकि पीएनएल में डेबिट हुआ था तो क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट मीनिंग प्लस, तो उसको एड बैक कर दिया। और दूसरी इफेक्ट क्या हुई, तो कैश फ्लो बैलेंस शीट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू थी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन कैश इक्विवेलेंस, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करने के लिए 40 रुपये मैंने प्लस किया, और जब क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस शो करेंगे वहाँ पे 40 प्लस करके शो करेंगे। तो इसकी दो इफेक्ट हुई, एक क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में और दूसरी इफेक्ट पीएनएल में प्लस। आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इनफैक्ट खाली इन्फॉर्मेशन है। लास्ट में लिखा है कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट रिलेटिंग टू क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज ओनली। डेटर्स और क्रेडिटर्स का जो बैलेंस है उसमें क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज इंक्लूड है, तो इसमें ये बताने की जरूरत नहीं है, बराबर। वी कैन अंडरस्टैंड, इंटर के स्टूडेंट्स है, डेटर्स और क्रेडिटर्स के अंदर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स ही इंक्लूड होता है, बराबर। इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। सो एडजस्टमेंट्स आर डन। इसके बाद एडजस्टमेंट डन हो गए, इसके बाद पीएनएल बैलेंस शीट, दो चीज़ अभी बाकी है। तो पीएनएल बैलेंस शीट में से आपको जो रीड करना हो आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं। आप पहले बैलेंस शीट दिया तो बैलेंस शीट से चालू करो, पीएनएल स्टार्ट करना हो पीएनएल से करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, बट एक एक पॉइंट बैलेंस शीट पीएनएल का एक एक पॉइंट रीड करना पड़ेगा, और एक एक पॉइंट रीड करके इसको आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा। तो एक एक पॉइंट लायबिलिटी से चालू करते हैं, बैलेंस शीट से चालू करता हूँ मैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी स्टार्ट करते हैं, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखो, क्रेडिटर्स का बैलेंस प्रीवियस ईयर ज़्यादा था और करंट ईयर 150 हो गया, कम हो गया। लास्ट ईयर था 1890 और करंट ईयर का बैलेंस है ओनली 150, तो 1890 माइनस 150 करो तो खाली 1740 का डिफरेंस आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर कहाँ पे दिखाएंगे, तो क्रेडिटर्स को दिखाएंगे वर्किंग कैपिटल पार्ट में। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल पार्ट में 1740 का क्रेडिटर्स का चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल पार्ट में क्रेडिटर्स, ओके, प्लस माइनस कौन से साइन पे शो करेंगे, तो एक बार वापस क्वेश्चन के अंदर देख लो। तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्रेडिटर्स प्रीवियस से ज़्यादा दिए थे और करंट ईयर में कम दिए हैं, तो क्रेडिटर्स प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में कम हो रहा है, इसका मीनिंग क्रेडिटर्स को पेमेंट किया होगा तभी कम हो रहा है। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो ये आउटफ्लो होगा, तो 1740 क्रेडिटर्स का जो पेमेंट है उसको आउटफ्लो शो करेंगे 1740, माइनस साइन से आउटफ्लो इन वर्किंग कैपिटल के अंदर। इसके बाद क्रेडिटर्स हो गया, इसके बाद इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, यहाँ पे इसको थोड़ा रब कर दे को समझ में आए। फर्स्ट पॉइंट जो था क्रेडिटर वाला, ये क्रेडिटर वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद है इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट पेबल अकाउंट मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये रहा इंटरेस्ट पेबल। ओपनिंग क्लोजिंग कैसा आया था वो मैंने समझाया था, और उसकी इफेक्ट को हमने शो कर दिया था। इफेक्ट ये थी कि जो पीएनएल का एक्सपेंस था, पीएनएल में डेबिट हुआ था इंटरेस्ट एक्सपेंस करंट ईयर का 400, वो पीएनएल में डेबिट हुआ था, तो पीएनएल में हमने क्रेडिट कर दिया, पीएनएल में क्रेडिट कर दिया, मीनिंग पीएनएल में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर दिया, और हमने टोटल पे किया था, करंट ईयर का एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट हुआ वो प्लस कर दिया, और टोटल पे हुआ था 270, 100 प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का 170, टोटल पे हुआ था 270, उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो शो कर दिया। सो इंटरेस्ट पेबल ऑलरेडी डन हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनकम टैक्स पेबल अकाउंट, तो इसका हमने अकाउंट बना दिया है, खाली अकाउंट क्लोज करना बाकी है, लास्ट में क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद लॉन्ग टर्म डेट्स अकाउंट, लॉन्ग टर्म डेट ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है, खाली क्लोज करना बाकी है, लास्ट में कर दे। इसके बाद शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की इफेक्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बराबर। शेयर कैपिटल 250 इशू हुआ था, हमें पता है। रिजर्व का डिफरेंस, रिजर्व का डिफरेंस क्या था, वहाँ से हमने क्वेश्चन चालू किया था, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। एंड लायबिलिटी साइड सारे पॉइंट हो गए एक एक करके। अब असेट साइड चालू करते हैं। तो असेट साइड पहला काम, कैश बैंक, कैश बैलेंस एंड वगैरह जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है स्टार्टिंग से,
सबसे पहला पॉइंट है कैश एंड बैंक बैलेंस विद बैंक, कैश एंड बैंक बैलेंस विद बैंक। तो कैश एंड बैंक बैलेंस और उसके नीचे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का ही पार्ट होता है, तो ये दोनों को साथ में कंसिडर करना है। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कितना है, तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है 225 प्लस 135। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कितना है 25 प्लस 135, टोटल कितना 160। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस यहाँ पे शो करेंगे, दैट इज 160 ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कितना था, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस था 610 की जगह कितना था 710 और 200, टोटल कितना होगा 910। ऑलरेडी हमने वहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिख दिया 910। इसके बाद डेटर्स, तो डेटर्स का बैलेंस प्रीवियस ईयर कम था, इस साल ज़्यादा है। इसका मीनिंग सेल्स किया होगा, 500 का डिफरेंस आ रहा है डेटर्स में, तो डेटर्स में 500 का डिफरेंस आ रहा है, मीनिंग सेल्स किया होगा। बट सेल्स किया तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट किया होगा, 500 सेल्स किया तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट किया था, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ बट डेटर्स बढ़े, यानी कलेक्शन नहीं हुआ। 500 का सेल्स हुआ बट कलेक्शन नहीं हुआ, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो गया बट कलेक्शन तो आया नहीं सामने, तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट को सेल्स में क्रेडिट किया होगा, तो अब क्या करेंगे डेबिट, डेबिट मीनिंग क्या होगा माइनस। तो वर्किंग कैपिटल का जो पार्ट था, ये डेटर्स को हम कहाँ शो करते हैं वर्किंग कैपिटल में, तो डेटर्स वर्किंग कैपिटल के अंदर, बट कौन सी एक्टिविटी कैसे शो करेंगे, तो डेटर्स आएंगे वर्किंग कैपिटल में, बट साइन कौन से आएगी माइनस साइन से, तो यहाँ पे डेटर्स माइनस साइन से 500 शो करेंगे। बराबर समझ है आपको माइनस क्यों, क्योंकि सेल्स हुआ है बट कलेक्शन हुआ नहीं है। डेटर्स बढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या हुआ सेल्स हुआ, 1200 से 1700 डिफरेंस हो गया, तो 500 का सेल्स हुआ बट कलेक्शन नहीं हुआ, तो 500 सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो गया बट कलेक्शन तो हुआ नहीं, तो इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करने के लिए डेबिट करो, डेबिट मीनिंग माइनस, तो वर्किंग कैपिटल में जाके माइनस कर दो। फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल का पॉइंट है 100। अब इंटरेस्ट रिसीवेबल बेसिकली इंटरेस्ट इनकम से रिलेटेड होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट में आप देखो तो इनकम साइड कोई इंटरेस्ट इनकम की इंफॉर्मेशन दी होगी कहीं पे, तो यहाँ पे इनकम साइड इंटरेस्ट इनकम, ये रहा इंटरेस्ट एक्सपेंस के नीचे ही था इंटरेस्ट इनकम कितना है 300। अब सेम जो इंटरेस्ट इनकम का एडजस्टमेंट किया था आपको याद होगा, सेम एडजस्टमेंट इसका करेंगे, आप थोड़ा सोचो। चलो बैलेंस शीट में लिखा है इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना 100, बैलेंस शीट में क्या लिखा है इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना 100, पीएनएल में लिखा है कि इंटरेस्ट इनकम कितनी 300, पीएनएल में लिखा है इंटरेस्ट इनकम कितनी 300 और बैलेंस शीट में लिखा है इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना 100। चलो एक सेकेंड आप सोच के बोलो कि इसकी इफेक्ट क्या होगी, एक इफेक्ट होगी, दो इफेक्ट होगी, क्या होगा। चलो एक मिनट लो और आप सोच के बोलो, वीडियो पॉज करके आप सोच के बोलो। इसकी इफेक्ट ऐसी होनी चाहिए कि जब आपने 300 रुपये पीएनएल में क्रेडिट किया है, जब आपने इंटरेस्ट इनकम 300 रुपये पीएनएल में क्रेडिट किया है, तो पीएनएल में भले क्रेडिट किया बट पीएनएल में क्रेडिट हम क्या करते हैं ड्यू अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। पीएनएल में कोई भी चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं वो ड्यू बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको कैलकुलेशन कि 300 रुपये मेरी इनकम हो गई, ड्यू हो गई, बट इसमें से अभी बैलेंस शीट में दिखा रहा है कि 100 रुपये मिलना बाकी है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 300 रुपये इनकम भले है बट 100 रुपये भी मिलना बाकी है, बैलेंस शीट में रिसीवेबल शो कर रहा है। इसका मीनिंग आपको इंटरेस्ट मिला कितना होगा 200 रुपये। तो पीएनएल में क्रेडिट कितना हुआ 300, पीएनएल में क्रेडिट कितना हुआ 300 बट मिला कितना 200। तो पीएनएल में अगर क्रेडिट हुआ है ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, इंटरेस्ट मिला वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट कहाँ से मिलता है, इन्वेस्टमेंट करो तो इंटरेस्ट मिलता है ना, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो पहला चांस, पहली एंट्री क्या करेंगे, तो पहला पॉइंट यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर 4th नंबर का पॉइंट लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे 4th नंबर का पॉइंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला था, तो इनकम थी 300 बट आउटस्टैंडिंग कितना था 100, मिला था कितना 200। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे कितना, तो इसको 200 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे और 100 रुपये जो आउटस्टैंडिंग है अभी मिलना बाकी है, बराबर, वो बैलेंस शीट में ऑलरेडी शो हो चुका है रिसीवेबल के फॉर्म में। और पीएनएल में क्रेडिट कितना हुआ 300। अब ये पीएनएल में 300 क्रेडिट हुआ था तो पीएनएल में क्रेडिट हो गया, बट ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो पीएनएल में क्रेडिट हुआ तो उसको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा डेबिट, डेबिट मीनिंग क्या माइनस। तो पीएनएल में क्रेडिट हुआ 300 तो माइनस भी कितना करेंगे 300, तो माइनस करने के लिए कहाँ दिखाएंगे, तो इसको दिखाएंगे ऑपरेटिंग इनकम्स के अंदर, नॉन ऑपरेटिंग कैश, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के अंदर इसको शो करेंगे। कौन सी अमाउंट थी, नाम क्या था इसका, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम 300 रुपये पीएनएल में क्रेडिट हुआ था तो पीएनएल में से माइनस कर दो, 300 रुपये पीएनएल में से माइनस होगा। और दूसरी इफेक्ट क्या, तो 300 में से 100 मिलना बाकी है और 200 मिल गया, तो 200 मिल गया वो हमने कहाँ पे शो कर दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो शो कर दिया। दो इफेक्ट हुई, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो कितना 200, पीएनएल में क्रेडिट किया था तो डेबिट करेंगे कितना 300,
और 100 रुपये जो बचा वो बैलेंस शीट में रिसीवेबल के फॉर्म में शो रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस शीट देख रहे थे हम। बैलेंस शीट में इंटरेस्ट रिसीवेबल वाला पॉइंट खत्म हो गया, डेटर हो गया, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री प्रीवियस ईयर में ज़्यादा थी और इस साल कम हो गई, तो 1950 माइनस 900, तो इन्वेंट्री में डिफरेंस आया 1050 का। तो इन्वेंट्री कम हो रही है, इन्वेंट्री कम हो रही है, इसका मीनिंग क्या हुआ, सेल हुआ होगा, इन्वेंट्री को सेल किया होगा, तो ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट होगा। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री, यहाँ पे 1050 इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल पार्ट है, और इन्वेंट्री कम हो रही है, इसका मीनिंग इन्वेंट्री को सेल किया होगा, सेल किया तो इनफ्लो होगा, तो 1050 इसको इनफ्लो शो कर देंगे। इसके बाद इन्वेंट्री वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आप देखो तो प्रीवियस ईयर भी 2500 और इस साल भी 2500 है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में कोई चेंज नहीं है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट है फिक्स असेट, तो फिक्स असेट का ऑलरेडी हमने अकाउंट बना दिया है, तो फिक्स असेट अकाउंट खाली क्लोज करना बाकी, वो करते हैं अभी। ओके, तो एक एक करके हमने सारे बैलेंस शीट के पॉइंट देख लिए। अब पीएनएल बचा, तो पीएनएल के एक एक पॉइंट देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल्स। सेल्स ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो आपको पीएनएल में से क्या निकालना है, तो आपको पीएनएल जब आप भी देखो, जब भी आप क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट देखो, तो पीएनएल में से आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इग्नोर करना है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी को तो लेना है, उसको रिवर्स नहीं करना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को तो लेना है, आपको रिवर्स क्या करना है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनकम या एक्सपेंस दोनों पार्ट में, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंस दोनों आपको पीएनएल में से रिमूव करना है। तो इसमें से आपको क्या ढूंढना है, पीएनएल में से आपको ढूंढना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बोलो सेल्स कौन सी एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, तो इसको टच नहीं करेंगे। उसके बाद सीओजीएस ऑपरेटिंग होता है, इसको टच नहीं करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन है तो ऑपरेटिंग बट नॉन कैश होता है, तो डेप्री की अमाउंट है 450, तो डेप्रीशिएशन 450 ऑब्वियसली फिक्स असेट के ऊपर होगा, तो फिक्स असेट अकाउंट हमने बनाया था, तो उसके अंदर डेप्री की एंट्री 450 पास कर लेते हैं। तो डेप्री की एंट्री आएगी डेप्री टू फिक्स असेट, पहली एंट्री। एक इफेक्ट यहाँ पे आएगी डेप्री टू फिक्स असेट कितना 450, तो एक इफेक्ट इसकी डेप्री टू फिक्स असेट। और डेप्री इज अ नॉन कैश एक्टिविटी, और पीएनएल में डेबिट हुआ होगा, पीएनएल में क्या हुआ होगा, डेबिट। डेबिट हो गया तो आपको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्रेडिट मीनिंग क्या, प्लस। तो यहाँ पे 5th नंबर का पॉइंट, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स असेट, डेप्री ऑन फिक्स असेट कितना था 450, डेप्री ऑन फिक्स असेट अमाउंट दैट वाज 450, तो इसको डेप्री ऑन फिक्स असेट यहाँ पे 450 शो करेंगे, ऐड बैक करेंगे। ओके, इसके बाद वाला पॉइंट डेप्री ऑन फिक्स असेट हो गया। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो इसको टच करने की जरूरत नहीं है। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी हमने कवर कर दिया, इंटरेस्ट इनकम ऑलरेडी हमने कवर कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज लॉस ऑलरेडी कवर कर दिया, डिविडेंड इनकम ऑलरेडी कवर कर दिया, बराबर। ऑलरेडी कुछ एडजस्टमेंट कवर हो चुके हैं, तो इसको देखने की जरूरत नहीं, इसका पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर कर दिया होगा। इसके बाद है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इंश्योरेंस प्रोसेस रिसीव फ्रॉम अर्थक्वेक सेटलमेंट 180। अब ये इंश्योरेंस कंपनी के पास से अर्थक्वेक सेटलमेंट का कुछ अमाउंट आपको 180 मिला था, विच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो इसको पीएनएल में क्रेडिट किया है, इनकम रिसीव है तो पीएनएल में क्रेडिट हुआ है। तो पीएनएल में क्रेडिट हुआ तो पहला काम तो इसको रिवर्स करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट मीनिंग क्या करेंगे, माइनस। तो इसको पहला काम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम से इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस प्रोसेस कितना हुआ था, तो इंश्योरेंस प्रोसेस की अमाउंट है 180 रुपीज़। तो 180 का इंश्योरेंस कंपनी से जो रिसीव हुआ था उसको सबसे पहला काम पीएनएल में क्रेडिट हुआ था, तो पहला काम क्या करो, उसको डेबिट कर दो, पीएनएल में डेबिट कर दो। डेबिट मीनिंग क्या होता है, माइनस, वो कर दिया, ठीक है। चलो, इसके बाद ये इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसे मिले थे ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी का पार्ट होगा, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी का पार्ट है 180, और ये इनकम है, तो यहाँ पे इसको इनफ्लो शो करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर, 180 को एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में इसको शो कर देंगे। ओके, इसके बाद इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स की अमाउंट कितनी है 300, और इनकम टैक्स का ऑलरेडी हमने अकाउंट बना दिया, खाली अकाउंट क्लोज करना बाकी, वो देखते हैं लास्ट में। और इसके बाद आपको नेट प्रॉफिट दिया है, वहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करते, हम क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करते हैं, बैलेंस शीट के प्रॉफिट से, ठीक है। सो ऑल द पॉइंट्स आर कवर्ड बैलेंस शीट पीएनएल के। खाली कुछ एडजस्टमेंट ऐसे है, कुछ पॉइंट ऐसे है कि जिसके हमने अकाउंट बनाए थे और अकाउंट को खाली क्लोज करना बाकी है। बाकी सारा क्वेश्चन अपने एडजस्टमेंट्स देख लिया, बैलेंस शीट पढ़ लिया, पीएनएल पढ़ लिया। अब अकाउंट अगर कोई क्लोज करना बाकी है तो वो देख लेते हैं। तो अकाउंट यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट्स अकाउंट बनाया था, तो पहले इसको क्लोज कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स अकाउंट। तो लॉन्ग टर्म डेट्स में 1040 प्लस 250 माइनस 1110, तो 180 का डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट डेबिट साइड, 180 का डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड।
तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म डेट्स का रीपेमेंट किया होगा, क्योंकि इश्यू वाला पॉइंट तो यहाँ पे आ चुका है। 250 के लॉन्ग टर्म डेट्स रेज किए थे, वो तो आ गया, तो इसका मीनिंग 180 जो डिफरेंस आया उसको पेमेंट किया होगा लॉन्ग टर्म डेट्स का। लॉन्ग टर्म डेट्स का पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, लॉन्ग टर्म डेट्स टू कैश आउट बैंक। एंट्री के अंदर कैश बैंक आया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी इफेक्ट आएगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको आउटफ्लो शो करेंगे, पॉइंट नंबर 5 आउटफ्लो शो करेंगे, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट्स रीपेड। लॉन्ग टर्म डेट्स रीपेड इज 180, उसको वहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। इसके बाद अकाउंट्स बाकी जो क्लोज करने, लॉन्ग टर्म डेट्स रीपेमेंट 180, इसका अकाउंट क्लोज हो गया। इसके बाद टैक्स प्रोविजन अकाउंट अभी क्लोज करना बाकी है, इसको क्लोज कर लेते हैं। टैक्स प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट साइड टोटल है 1300 माइनस डेबिट साइड 440, डिफरेंस आया था 860। तो 860 का डिफरेंस आया था, तो 860 का डिफरेंस क्या शो करेगा, तो इतना हमने टैक्स पे किया है, तो इसका टैक्स पेमेंट की अमाउंट कितनी आएगी 860। तो 860 जो टैक्स पेमेंट की अमाउंट है उसको हम अलग से यहाँ पे शो कर लेते हैं, बराबर। उसका अलग ही हेड है 860, यहाँ पे अलग से टैक्स पेड के फॉर्म में इसको शो कर देंगे। इसके बाद अकाउंट्स में कौन कौन से क्लोज करने बाकी है, तो 2 अकाउंट क्लोज हो गए, तीसरा लास्ट अकाउंट। तो लास्ट अकाउंट ये फिक्स असेट का क्लोज करना बाकी है, तो फिक्स असेट अकाउंट को क्लोज करे टोटल। तो डेबिट साइड टोटल 850 प्लस 350 टोटल कितना होगा 1200। क्रेडिट साइड टोटल 20 प्लस 450 प्लस 730 अगेन 1200। सो फिक्स असेट अकाउंट तो ऐसे ही क्लोज हो गया 1200 डेबिट क्रेडिट, तो फिक्स असेट अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है, बराबर। सो अपने सारे पॉइंट्स कवर हो गए। इसके बाद टोटल करना स्टार्ट करें, तो टोटल में इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसमें नेट प्रॉफिट एज पर P&L था 2030। इसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल करें तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल आ रहा है 2390। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल आ रहा है 2390। इसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स टोटल करें तो इट कम्स टू 860 माइनस होगा, एंड नेट कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल आएगा 3740 माइनस साइन प्लस साइन से। उसके बाद चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस साइन से आ रहा है 1190 आउटर कॉलम, और 3740 माइनस 1190 करो तो आंसर आएगा 2550, दैट इज कैश फ्लो बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स पेड अमाउंट 860 माइनस करो तो आंसर कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 1690। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अमाउंट इज 180 प्लस करो तो फाइनल आंसर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ रहा है 1870। फिर इन्वेस्टिंग का टोटल करो कम्स टू 30, और फाइनेंसिंग का टोटल आउटर कॉलम में करो तो कम्स टू 1150, और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस अपने पास कितना है 160। एंड फाइनली ये चारों का टोटल प्लस माइनस करो तो ऑपरेटिंग का आंसर था कितना 1870। ऑपरेटिंग का आंसर कितना 1870, टोटल करो 1870 प्लस 30 माइनस 1150 एंड प्लस 160, तो आंसर जो आएगा ये आएगा आपका 910 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो यहाँ पे ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.